नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ी खबर आई है। मोदी सरकार जो है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी जिसको आप ईपीएफ के नाम से जानते हैं, उसकी सैलरी लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है। कितनी बढ़ेगी लिमिट बढ़ने से क्या होगा, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नौकरी पेशा लोगों की, इसके बाद जो है चर्चा करेंगे जनवरी महीने के एम्फी डी और अंतिम में चर्चा करेंगे डी डॉलराइजेशन की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी जो सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में जो है मोदी सरकार जो है बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत अनिवार्य रूप से जो पीएफ कटौती की जो वेतन सीमा है उसको जो है मौजूदा 15,000 रुपये से प्रति महीने से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की तैयारी कर रही है। प्रवीण सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है बढ़ती हुई महंगाई और वेतन का जो है हवाला देते हुए 4 महीने के भीतर वेतन की जो सीमा है उसको बढ़ाने का निर्देश दिया था। आईटी की एक रिपोर्ट भी थी सर, उस खबर में कहा गया था कि इस प्रस्ताव को जो है तेजी से आगे भी बढ़ाया जाएगा। चूँकि मामला जो है सरकारी कर्मचारियों का है, नौकरी पेशा लोगों का है, इससे जुड़े, क्योंकि इसके अलावा सर EPS 95 पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा तमाम फैक्टर्स बिल्कुल उनको भी डिकोड करेंगे। एक एक करके जो है आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं, देखिए, ईपीएफ की वेज जो सीलिंग है वो 2014 से 15,000 रुपये पे स्टक है, वहाँ पे अटकी हुई है जी। तब से अब तक जाने कितनी चीज़ें बदल गई, देश की इकोनॉमी बदल गई, लोगों की सैलरीज बढ़ गई, बहुत सारे बदलाव इकोनॉमी से लेके लोगों की आम जिंदगी में आए। लेकिन वेज सीलिंग वो 2014 पे जो थी वो वहीं अटकी पड़ी है। तो अब इसको लेके जो सुप्रीम कोर्ट का, जैसा आपने बताया, सुप्रीम कोर्ट का भी सरकार को साफ तौर पर निर्देश आया कि भाई आप इस मसले पर विचार करें कि आखिर इन जो तमाम फैक्टर्स हैं इसके चलते हुए क्यों ना इस वेज सीलिंग को बढ़ाया जाए, सबके लिए एक मैंडेटरी बनाया जाए। जी। तो उसमें फिर सरकार अब एक कमेटी बनाकर इस पूरे मसले का अध्ययन कर रही है और माना ये जा रहा है कि 21,000 रुपये से लेकर 25,000 यहाँ तक कि 30,000 रुपये तक का जो है ईपीएफ की वेज सेलिंग विशाल हो सकती है। सर, ये बढ़ोतरी होगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा ये भी हमको समझना चाहिए। आप समझाइए प्लीज़ कि अगर मान लीजिए 15,000 मैंडेटरी नहीं है, ईपीएफ का पीएफ आपका एम्प्लॉयर डिडक्ट करे, ये 15,000 रुपये से ज़्यादा जिनकी बेसिक सैलरीज हैं उनके लिए ये चीज़ अनिवार्य नहीं है। हालांकि बहुत सारे संस्थानों में ये डिडक्शन होता है, कटौती होती है, लेकिन जब एक बार ये सीलिंग बढ़ जाएगी तब कंपनी के लिए ऐसा करना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये एक बड़ा यहाँ पे बदलाव होगा। लोगों का रिटायरमेंट के लिए जो पैसा है वो विशाल वहाँ पे उसमें वो कॉर्पस बढ़ने की इससे जो है वो उम्मीद पैदा होगी। लेकिन सर एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इन हैंड जो सैलरी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। हाँ, इन हैंड सैलरी डेफिनेटली कम होगी और इन हैंड सैलरी के तो कम होने का काम तभी शुरू हो गया था जब 4 नए लेबर कोड जो है वो लागू किए गए थे। तो इन हैंड सैलरी आपको वर्तमान में भले थोड़ा सा यहाँ पे जेब पे बोझ बढ़ता हुआ दिखाई देगा या कम पैसा आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब आप लॉन्गर टर्म को देखेंगे तो आपका वही पैसा आपको आखिर में ब्याज के जो है वो वापस मिलेगा। तो जो 60 के बाद या रिटायरमेंट के बाद की आपकी ज़िंदगी है वहाँ पे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब सर कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि कंपनियों की जो है सैलरी पर जो खर्च है वो बढ़ सकती है, उनका जो है हिसाब किताब है थोड़ा डमाडोल हो सकता है। हाँ, देखिए, अब इसमें एम्प्लॉय का भी कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन है, तो जाहिर तौर पे वहाँ पे भी कंपनियों को, और कंपनियों का सबसे बड़ा जो असर दिखाई दे रहा है विशाल, वो हम जब क्वार्टरली नतीजे देख रहे हैं नए वेज कोड लागू होने के बाद, तो 4 जो नए लेबर कोड आए हैं उसका असर कंपनियों के बैलेंस शीट पे जरूर दिखाई दे रहा है। नतीजे जो आ रहे हैं सर उसमें भी हम लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, कंपनियों को प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, कंपनियों के जो प्रॉफिट हैं वो थोड़े से लड़खड़ाते दिखाई दिए, खास तौर पे जहां हेड काउंट ज़्यादा है, जैसे आईटी कंपनियां जो हैं जहां बड़े मैन पावर है, ज़्यादा अच्छी सैलरी पे लोग हैं, वहाँ पे कंपनियों के जो मुनाफे हैं वहाँ थोड़ा सा कमजोरी दिखाई दी है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ESIC की जो लिमिट है उसको भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। जो कहा जा रहा है कि कर्मचारी राज्य बीमा वाला जो मामला है उनकी जो सैलरी लिमिट है वो भी बढ़ सकती है। इससे कहा जा रहा है कि जो है कर्मचारियों की जो है मेडिकल और बीमारी से जुड़े जो फ़ायदे हैं वो बढ़ते हुए नज़र आएंगे। इस बात को भी थोड़ा डिकोड कर दीजिए। नहीं, बिल्कुल, ESIC के जरिए जो इलाज कर्मचारियों का होता है
वहाँ पे भी जब वेज सीलिंग बढ़ेगी तो एक इलाज का ज़्यादा बेहतर जो है वो सुविधा मिल पाएगी कर्मचारियों को विशाल। तो ये ओवरऑल जो पूरे ईपीएफ को लेके, पीएफ को लेके, एनपीएस को लेके जो सरकार के जो मौजूदा एक पूरा रिफॉर्म का एक जो दौर शुरू हुआ है, उसकी ये कड़ी का एक हिस्सा यहाँ पे है। चलिए सर, ईपीएफओ की बात हो रही है सर, तो ईपीएस 95 का भी जिक्र कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो न्यूनतम वेतन, जो माफ़ कीजिएगा न्यूनतम पेंशन वाला जो मामला है, उसको भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। अभी फिलहाल 1000 के आसपास है, उसको कहा जा रहा है कि 3500, 7000, 9000 तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कयासों की लिस्ट तो लंबी चौड़ी है सर, लेकिन उसको भी बहुत जल्द जो है बढ़ाने की ज़रूरत है सर। इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? नहीं, देखिए, जो पीएफ से जुड़ी और जो कर्मचारियों से जुड़ी जो जितनी सरकार महत्वाकांक्षी रिफॉर्म लेकर आई है, जितने बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, चाहे अप्रैल से पीएफ का पैसा निकालने को लेके बात हो, यूपीआई के जैसे पैसा निकालने की बात हो, वो तमाम पहलू फिर भी आसान थे, तमाम स्टेप आसान थे। सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला जो कदम है सरकार के लिए इस वक्त, वो है एम्प्लॉई पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के जरिए लोगों की पेंशन में बढ़ोतरी करना, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी आते हैं उनके। जी, यहाँ सरकार को एक बड़ा कॉर्पस अपने पास से, अपनी जेब से लगाना पड़ सकता है, और ये सुधार सबसे बड़ा सुधार होगा, क्योंकि ये भी पैसा 1000 रुपये की जो मिनिमम पेंशन है, ये भी लंबे वक्त से ड्यू है, लंबे वक्त से यही पेंशन की चली आ रही है, और इसको बढ़ाने की बात भी कर्मचारी जो संगठन है, कर्मचारियों की तरफ से भी कही जा रही कि साहब महंगाई बढ़ गई, तमाम चीज़ें बदल गई, लेकिन हमारी जो पेंशन है मिनिमम वो 1000 रुपये पर भी स्थिर है। तो अब क्या है, सरकार इसको 7500 रुपये कर सकती है या 9000 रुपये करेगी, और जितना भी ये बदलाव किया जाएगा, आप समझिए कि अभी मौजूदा अगर हम पीएफ मेंबर्स की बात करें तो लगभग 7 साढ़े 7 करोड़ मेंबर्स हैं। तो इन सब के लिए, और जो मौजूदा पेंशनर्स हैं, इन सब के लिए एक बड़ा बदलाव यहाँ पे सरकार को फिर करना पड़ेगा, एक बड़े फंड का इंतजाम सरकार। अब सर, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ईपीएफओ की बात हो रही है सर, तो 25-26 के लिए जो है ब्याज दर का भी जो है कैलकुलेशन जो है, समझिए कि कितना मिलेगा 25-26 के लिए ब्याज, इस पर भी चर्चा हो रही है सर। तो क्या इस बार क्या अनुमान है सर, 8 से 8 सवा 8 के बीच में मिलेगा या उससे कम मिलने की चांसेस हैं? हाँ, इस बार और मार्च में इसको लेके तय होना है कि पीएफ पे जो मौजूदा फिस्कल ईयर है उसमें कितना ब्याज सरकार देगी। माना ये जा रहा है कि 8 से लेकर 8.20 तक, 8.20 % तक का ब्याज सरकार ब्याज का ऐलान कर सकती है, यानी थोड़ा सा कम रहेगा 8.25% से। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट मिलता है पीएफ के पैसे पे, वो यहाँ थोड़ा सा हल्का हो सकता है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही म्यूचुअल फंड बाजार में जो है इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एम्फी के जनवरी 2026 के आंकड़ों के मुताबिक शेयर बाजार से जुड़े इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो है निवेश की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है। पिछले साल दिसंबर के मुकाबले इस साल जनवरी में जो है इक्विटी फंड्स में होने वाला इन्वेस्टमेंट जो है 14.34% घट गया है। दिसंबर में जहां निवेशकों ने इन फंड्स में जो है 28,054 करोड़ रुपए लगाए थे, वहीं जनवरी में ये आंकड़ा घटकर मात्र 24,028 करोड़ रुपए के आसपास आ गया है। प्रवीण सर, ये लगातार, अगर मैं सही हूं तो दूसरा महीना है जब इक्विटी फंड्स में जो है आने वाले पैसों में जो है कमी देखने को मिल रही है। ये क्या निवेशकों के बीच जो है थोड़ी सावधानी वाला जो है संकेत दिखा रहा है या दूसरा मामला है सर? क्या मतलब कैसे देख रहे हैं एम्फी के डेटा को? ये मामला दूसरा ही है। निवेशक सतर्क हैं, जाहिर तौर पर मार्केट्स की हालत भी, चूँकि ट्रेड डील तब तक नहीं हो पाई, तो मार्केट्स की हालत भी डमाडोल ही इधर बीच हमने देखा जी। और इसी पूरी प्रक्रिया में जो इक्विटी जो है शेयर बाजार के में पैसा जो म्यूचुअल फंड के जरिए लगाया जाता, वहाँ पे हमने एक बड़ी गिरावट पे चाल दिखाई दी। म्यूचुअल फंड जो या इक्विटी फंड से इन्वेस्टर्स अपनी थोड़ी सी दूरी बनाते हुए दिखाई दिए हैं। जो 14% की गिरावट की बात आपने कही, 24,028 करोड़ रुपए रह गया है मंथ ऑन मंथ अगर आप देखेंगे, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे, यानी जनवरी 2025 के मुकाबले जनवरी 2026 में, तो 39% की गिरावट है, बड़ी गिरावट है। लगभग 40,000 करोड़ रुपए तब आए थे, 39,689 करोड़ रुपए तब आए थे जी। यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का तौर तरीका है उसमें, और उसको ऐसे समझिए कि संभवतः यह पहला मौका है जब इक्विटी म्यूचुअल फंड का जो इनफ्लो है उसके मुकाबले गोल्ड और सिल्वर में जाने वाला पैसा जो है वो बढ़ गया है।
गोल्ड ईटीएफ में जो पैसा गया है वो 24,039 करोड़ रुपए गया है। पहली बार सिल्वर गोल्ड ईटीएफ ने इक्विटी पूरे के पूरे जो म्यूचुअल फंड है उससे ज़्यादा पैसा उससे ज़्यादा पैसा हासिल किया इनफ्लो। तो ये एक सबसे बड़ा विशाल ट्रेंड है जहाँ पे कि लोगों ने शेयर बाजार को छोड़ के म्यूचुअल फंड के जरिए गोल्ड में पैसा लगाने को तवज्जो दी है। चलिए सर, कुछ और डेटा है उसको भी डिकोड कर लेते हैं। अब कहाँ सबसे ज़्यादा पैसा गया है ये भी डेटा मैं आपको दे देता हूँ। फ्लेक्सी कैप फंड्स में सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है 7672 करोड़ गया है, मिड कैप में 3185 करोड़, लार्ज एंड मिड कैप में 3181 करोड़, स्मॉल कैप में 2942 करोड़। कहाँ से पैसा निकला तो ELSS टैक्स सेविंग फंड से सर 593 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वहाँ निकलता हुआ दिख रहा है। अब कुछ डेट फंड्स की भी बात कर लेते हैं सर। जनवरी में 74,827 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आया है। पिछले 2 महीने में लोग पैसा निकाल रहे थे, अब कहा जा रहा है कि अब दोबारा जो पैसा यहाँ आता हुआ दिख रहा है। कहाँ ज़्यादा पैसा गया जो है ये भी जान लेते हैं। ओवरनाइट फंड्स 46,280 करोड़, लिक्विड फंड्स 30,681 करोड़, मनी मार्केट्स फंड 12,763 करोड़ के आसपास है। यानी जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड जो फंड्स हैं वहाँ से सर 11,400 जो है 72 करोड़ निकाले जा चुके हैं। अब हाइब्रिड फंड्स का क्या है, कुछ डेटा ये भी बता देते हैं। देखिए निवेश जो है इन्वेस्टमेंट 61% बढ़कर 17,356 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की तुलना करें तो सर 98% ज़्यादा है। सर कुछ आंकड़ों को डिकोड करना चाहेंगे, हाइब्रिड फंड्स वाला, फ्लेक्सी कैप फंड्स वाला मामला? नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो ट्रेंड है, एक तो बड़ी बात यह है कि डेट फंड पे इनफ्लो आया है लगातार 2 महीने के आउटफ्लो के बाद, लगभग 75,000 करोड़ का इनफ्लो आया है। तो एक ये बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इससे पिछले 2 महीने को देखेंगे तो उन 2 महीनों में कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए का डेट फंड से आउटफ्लो हुआ था। तो एक बड़ा आंकड़ा यह है कि डेट फंड में बड़ा इनफ्लो देख रहे हैं। और इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो डेट फंड्स हैं या जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं वहाँ पे अच्छे खासे रिटर्न इस वक्त मिल रहे हैं। तो संभवतः एक पक्का जो रिटर्न है उसकी उम्मीद शायद इन्वेस्टर्स के अंदर दिखाई यहाँ पे दे रही है विशाल। चलिए दूसरी बड़ी चीज़ है कि अदर देन गोल्ड ईटीएफ को छोड़कर बाकी के जो ईटीएफ हैं, जिसमें सिल्वर ईटीएफ भी शामिल है, वहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। तो इस पूरे जनवरी के जो म्यूचुअल फंड के इनफ्लो के डेटा हैं, एमफी के जो डेटा हैं, उसमें सबसे बड़ा ट्रेंड यही है कि ईटीएफ्स ने बाजी मारी है। इक्विटी जो एमएफ हैं वहाँ पे लोगों ने उससे निकलकर अपने आप को एक तो डाइवर्सिफाई किया है, दूसरा जो गोल्ड और सिल्वर की जो बहती धारा है जहाँ पे कि रिटर्न अच्छे मिले हैं, लोग उस तरफ ज़्यादा आकर्षित विशाल हुए हैं। चलिए सर, तो अब सबसे ज़्यादा जो चर्चा आप भी कर रहे हैं सर, और जो इस रिपोर्ट पे भी बात की जा रही है गोल्ड ईटीएफ की, उसको थोड़ा और डिकोड करने की कोशिश करते हैं। गोल्ड ईटीएफ में कहा जा रहा है 24,000 जो है करोड़ जो है अधिक से जो है आते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल। इसमें जो है 106% की तगड़ी छलांग देखने को मिल रही है मंथ ऑन मंथ आधार पर दिसंबर के मुकाबले लगभग 11,000 करोड़ का दिसंबर में इनफ्लो था। और इधर बीच के अगर आप सोने और चांदी के दाम को देखेंगे तो एक सवाल यही मेरा लाजमी आता है सर कि क्यों इतना जो बढ़ चढ़कर जो है फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला मामला अभी भी जो है नजर आता हुआ दिख रहा है, या मार्केट्स को अभी भी लोग जो है समझ रहे हैं कि ये अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा, अभी भी जो है उम्मीद बची हुई है। और जिस तरह से सर रॉबर्ट कियोसाकी साहब, जिनको जनता जो है कमोडिटीज़ के लिए सुनती है, वो भी अब कह रहे हैं, कल तक वो भी कहते हुए दिख रहे थे कि सोना चांदी में अभी रुक जाइए, बिटकॉइन में लगाने का अच्छा समय है। फिर वो कहते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, कल ही मैंने जो है चांदी फिर से खरीद ली है। तो सर अभी भी कई लोगों को लग रहा है क्या कि यही पैसा बनेगा कमोडिटीज़ में? नहीं देखिए, लोगों को पहले तो यही लग रहा था कि शेयर बाजार पैसा बना के देंगे, और पिछले साल की शुरुआत तक लोगों को यही मान के चल रहे थे। हालांकि 2024 के अक्टूबर से बाजार गिरना शुरू हो गए थे, लेकिन लोगों की एक उम्मीद थी कि यहाँ पे पैसा बनेगा, अभी हो सकता है ट्रेंड रिवर्स करे और बाकी चीज़ें आसान हो जाएं। लेकिन उसके बाद से हालात ऐसे सुधरे नहीं। तो ज़्यादा रिटर्न कहाँ मिल रहा है? पिछले 6, 7, 8 महीने में या 1 साल में लोगों ने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में लोगों ने पैसा कमाया है। एक चीज़ जो लोगों को समझ में आई, और ख़ासतौर पर तब जब सेबी ने ये साफ तौर पे कहा कि जो डिजिटल गोल्ड का में लगाने का तरीका है वहाँ थोड़ा सतर्क होकर पैसा लगाएं। तो अब चूंकि इन्वेस्टर समझदार हैं, मैच्योर होते हुए दिखाई देते हैं, तो उन्होंने कहा कि ईटीएफ में पैसा लगाना फिजिकल गोल्ड खरीदने से भी ज़्यादा बेहतर है। जब मर्जी आई तब आप खरीद सकते हैं, जब मर्जी आए आप वहाँ से रिडीम कर सकते हैं, मतलब उसको बेचकर निकल सकते हैं। मार्केट जैसा फ़ायदा मिलेगा आपको, और आप सेफ सिक्योर हैं। और तेज़ी जो दिखाई दे रही है वो सबको नज़र आ ही रही है। इसी साल
अच्छा खासा रिटर्न गोल्ड ने भी दिया, सिल्वर ने भी दिया। जी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वजह रही है कि बाजार में बन नहीं रहा पैसा, शेयर बाजार में, तो गोल्ड और सिल्वर से पैसा बनाने की कोशिश की जाए। और प्रवीण सर, कोई और चिंताजनक बात तो नहीं एमफी के डेटा को अगर ओवरऑल नहीं, पर्सपेक्टिव एक में देखें? अच्छी चीज अगर जो देखी जाए तो वो ये है कि सिप का नंबर अभी भी मजबूत बना हुआ है, 31,000 करोड़ रुपए पर एसआईपी इनफ्लो बना हुआ है। ये एक अच्छी चीज है कि लोगों ने सिप को डिसकंटिन्यू नहीं किया है। सिप में लोग बने हुए, लोगों को लग रहा है कि ठीक है, जैसे भी हालात हैं एवरेजिंग करते हुए यहाँ पे सिप के जरिए पैसा लगाया टोटल जाना चाहिए। एयूएम भी सर अभी 80.76 लाख करोड़ के आसपास ही है। हाँ, 81 लाख करोड़ के आसपास, 1% के आसपास का यहाँ इजाफा पे हुआ है। इजाफा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचिए अगर दुनिया में पैसे भेजने के लिए हर बार जो है डॉलर की जरूरत ही ना पड़े तो क्या होगा। देखिए अभी तक जो है ज़्यादातर देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जो पेमेंट के लिए जो डॉलर का सहारा लेना पड़ता है। इसकी वजह से जो है अमेरिका की करेंसी की पकड़ जो है पूरी दुनिया पर बनी रहती। लेकिन अब कुछ देश जो है इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, खासकर चीन जो अपनी डिजिटल करेंसी के जरिए ऐसा रास्ता बना रहा है जिसमें जो है देश आपस में जो ही है सीधे जो है लेन देन कर सके, यानी जो ट्रांजैक्शन की बात मैं कह रहा था वो भी बिना डॉलर के चक्कर में पड़े। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? इसको भी जो है पूरा आसान भाषा में डिकोड करवाइए, क्योंकि इस पर जो है ग्लोबल पिक्चर भी आता हुआ दिख रहा है। और कई बार आपसे भी हम लोग चर्चा करते हुए दिख रहे थे कि भारत भी इस लीग में शामिल होता हुआ दिख रहा है। अब ब्रिक्स में जो कहा जा रहा था कि क्यों ना हम लोग अपनी ही एक करेंसी बना लें, छोड़िए जाने दीजिए डॉलर को, अमेरिका को। लेकिन फिर उधर से जो है कहा गया कि भाई अगर आप लोग डी डॉलराइजेशन की बात करेंगे तो भाई सेंस ऑफ एलिनेशन में हम लोग आपको डाल देंगे, कॉर्नर कर दिया जाएगा, फिर तमाम तरह की जो है मामले आए रहते हैं। आप पूरी कहानी जो है उसको आसान भाषा में समझाइए। नहीं, देखिए, डॉलर से पूरी दुनिया या कुछ बड़े देश जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो, और ख़ास तौर पर एशिया की, वो कोशिश ये कर रही हैं दबे पांव चुपके से कि डॉलर से किसी तरह से खुद को निकाला जाए और जो इंटरनेशनल जो पेमेंट सिस्टम है वहाँ पर अपना कोई एक ऑल्टरनेटिव या वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाए। जी। अब इस व्यवस्था को स्थापित करने में सीधे सीधे जो फिएट करेंसी है या जो मुद्रा है उसका इस्तेमाल करने से देश बच रहे हैं। कोई जैसे ब्रिक्स देशों की एक बात आई थी कि अपनी एक नई करेंसी फ्लोट करें, कॉमन करेंसी। वो 2-3 साल पहले की बात थी, जब मुझे लगता है जोहान्सबर्ग में या साउथ अफ्रीका में जो एक समिट हुआ था ब्रिक्स का, उसमें ये आइडिया फ्लोट हुआ था वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से जी। और उसके बाद उस पर अमेरिका की जो एक सख्त प्रक्रिया आई तो प्रतिक्रिया आई तो सबने उससे पल्ला झाड़ दिया, भारत ने भी पल्ला झाड़ लिया। लेकिन दबे पांव इस चीज़ की कोशिश चल रही है और 2 मोर्चों पर इसकी कोशिश हुई, एक तो गोल्ड को खरीदने के साथ और दूसरी डिजिटल करेंसीज को फ्लोट करने की, आगे बढ़ाने की। जी। चीन ने 2022 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया अपना ECNY का, यानी वही अपना ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल युआन की, आप को सीधे सीधे समझ लीजिए CBDC जिसको कहते हैं हम। और उस प्रोजेक्ट पे चीन धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहा है ताकि जो दुनिया भर के देशों में जो इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं, इंटरनेशनल जो ट्रेड है, वहाँ पे जो करेंसी का इस्तेमाल है उसमें युआन का क्या जो ब्लॉकचेन बेस्ड जो करेंसी है उसका इस्तेमाल किया जा सके। जी। अब इनिशियली क्या था कि, और ज़्यादातर जो देशों की, एशिया के भी कई देशों ने किया है, भारत ने भी किया है, इनिशियली चीन ने अपनी जो युआन है या ECNY है उस पर अपना कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं रखा। भारत में भी अभी जो रुपी है उस पर RBI जो है, सरकार कोई ब्याज नहीं देती। आपका बैंक पे उस पर ब्याज मिलेगा, लेकिन जो यहाँ है जो आपका डिजिटल रुपी है उस पर कोई ब्याज नहीं देगा। ये चीन में भी था। तो जब हो ये रहा था कि वो लॉन्च कर दी चीन ने अपनी डिजिटल करेंसी, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही थी। भारत में भी सेम हाल यही रहा। बाद में चीन ने उसको, हो ये रहा था कि वर्कर्स के खाते में जैसे ही युआन में पैसा आया उन्होंने उठाकर उसको खाते में डाल लिया अपना, वो ख़त्म हो गया, डिजिटल करेंसी के फॉर्म में से उठाकर उसको खाते में डाल लिया, वहाँ उनको ब्याज मिलने लगा। जी। चीन ने फिर एक चाल चली कि हम इस पर ब्याज जो है वो देना शुरू करेंगे। जी। और ब्याज देने का जो है कदम चीन ने उठाया। उसके बाद से ये करेंसी जो मतलब चाइना के भीतर जितने पेमेंट हैं जी, वहाँ इसका तेजी से प्रचार प्रसार बढ़ा।
जी, एली पे एंड वी चैट पे जैसे ऐप्स भी जो है इनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या इससे जो है डॉलर कमजोर होगा या नहीं, ये अगला सवाल हम जो है प्रवीण सर से पूछेंगे, क्योंकि आज की जो स्थिति है इससे भी आपको जो है बाखबर कर देते हैं। देखिए, दुनिया की जो 50% से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जो पेमेंट है वो अभी भी डॉलर में हो रहे हैं। यूरो उससे काफ़ी पीछे है, लेकिन युआन जो है सिर्फ लगभग जो है 3% के आसपास है। लेकिन जो चीन का मकसद है, जैसा आप कह रहे हैं सर, कि धीरे धीरे डॉलर पर जो है अपनी जो है डिपेंडेंसी जो है वो कम करना, उसमें कैसे आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। एम ब्रिज का भी एक नाम सामने आ रहा है सर, कहा जा रहा है कि एक खास डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है चीन, हांगकांग, थाईलैंड, यूआई ने मिलकर शुरू किया। बाद में जो है कहा जा रहा है कि सऊदी अरब भी इसमें जुड़ चुका है। इससे देश अपनी जो है डिजिटल करेंसी में सीधे जो है ट्रांजैक्शन कर सकेंगे बिना डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम के। अब तक जो है इसकी कामयाबी का मैं बात करूँ दूसरा, अब तक कहा जा रहा है कि 4000 से प्लस जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। करीब 55 अरब डॉलर का जो है लेन देन हो चुका है। 95% से ज़्यादा जो सेटलमेंट जो है ECNY में हो चुका है। भारत कहाँ है सर इस पिक्चर में? नहीं, तो देखिए, जो आपने बात कही कि 50% से ज़्यादा ग्लोबल शेयर जो है ग्लोबल पेमेंट में वो अभी भी डॉलर का है। यूरो की हिस्सेदारी 25% से भी कम है और युआन जो है वो 3% से भी कम हिस्सेदारी रखता है जी। और इसीलिए जो नया एम्ब्रिज का जो सिस्टम आया, या जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के जरिए जो ग्लोबल जो पूरे के पूरे जो ट्रेड है उसमें पैसे की लेन देन के लिए एक व्यवस्था तैयार करने की कोशिश की, जिसमें जैसा आपने बताया कि चाइना, थाईलैंड आपका जी, और हांगकांग और यूएई जैसे देश इसमें शामिल हुए। 2022 में ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके जरिए ब्लॉकचेन आधारित जो करेंसीज हैं उसका स्वैप करने की कोशिश की गई, यानी आपका जो पैसा है उसको ब्लॉकचेन के जरिए एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म बनाया गया, जहाँ पे कि ब्लॉकचेन के जरिए आप एक दूसरे की करेंसी के जरिए एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं जी। बाद में जैसा आपने बताया 2024 में सऊदी अरब भी शामिल हुआ, लेकिन 2024 में ही बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट या BIS इससे बाहर निकल गया जी। रशिया ने भी इसी दौरान जो इंटरनेशनल जो रशिया पर जो प्रतिबंध लगे 2022 में जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद से, तो रशिया ने अपना जो पूरा सैंक्शन से बचने के लिए ब्लॉकचेन आधारित करेंसी का इस्तेमाल करना, या जो करेंसी है उसका इस्तेमाल करके इन जो आपका पूरा का पूरा सैंक्शंस लगाए गए इससे बचने की रूस ने भी कोशिश विशाल की। रूस को एक और चीज़ आपको याद होगा, स्विफ्ट जो मैसेजिंग सिस्टम है उससे भी रूस को बाहर कर दिया गया था जी। तो अब इन कंट्रीज़ का एक बड़ा ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो गया है, जो ये कोशिश कर रहा है कि ब्लॉकचेन बेस्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जहाँ पर आपसी ट्रेड जो है उसमें एक दूसरे की करेंसी का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकें। भारत ने हाल में ये एक बड़ा प्रस्ताव दिया है इसमें, जो आप बात कर रहे हैं कि भारत आखिर कहाँ है। RBI ने बेसिकली इस प्रस्ताव को फ्लोट किया कि ब्रिक्स करेंसीज जो है वो क्यों ना अपनी जो CBDCs है उसको आपस में लिंक कर रहे हैं, और ब्रिक्स देशों के अलावा भी कई सारे देश जो है वो अब ब्रिक्स का हिस्सा बन चुके हैं। तो अब एक तरह से जो करेंसीज के जरिए दरअसल डॉलराइजेशन को खत्म करने के या उसकी डॉलर की हेजेमनी को खत्म करने की यहाँ पे विशाल कोशिश। लेकिन कई बार मनी सेंटर में आपसे जब चर्चा होती थी सर, तो आप कहते थे कि यही पिक्चर विशाल देखो वेनेजुएला में भी देखने को मिला था, जब कहा गया कि जो उससे जो तेल खरीद की बात है वो हम लोग डॉलर में ना करके अपनी करेंसीज में करें। तो देखिए किस तरह से जो है वेनेजुएला का हाल अमेरिका ने किया। इसके अलावा रशिया से भी बात हो रही थी कि जब उस समय जब रूस यूक्रेन वॉर चल रहा था सर, उस समय भी कहा गया कि भाई हम आपको डिस्काउंट पर जो है तेल देंगे। उसमें भी कहा गया कि जो है रूबल ट्रेड के जरिए जो है कामकाज करता हुआ दिखा। उससे जो है अमेरिका बड़ा खिन्न हो गया सर। उन्होंने धमकी भी दी, ब्रिक्स देशों को भी कहा कि भाई आप ऐसा मत करिए। हमारे ऊपर कह दिया कि तेल ले रहे हैं तो भाई 50% जो है देख आपको पता ही है सर टैरिफ लग गया, भले उसमें जो है कटौती की गई हो, लेकिन अभी भी तो अमेरिका इस पिक्चर में है ना, जब तक ये खबर जाएगी। अमेरिका इस पिक्चर में है और अमेरिका अपनी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि दुनिया भर के देश जो है वो न केवल अमेरिकन डॉलर से पीछे हट रहे हैं बल्कि अमेरिकन ट्रेजरी से भी पीछे हट रहे हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि हाल के वक्त में जो US ट्रेजरी है उसके आप यील्ड को देखेंगे तो उसमें तेज स्पाइक जो है या तेज इजाफा जो है वो दिखाई दिया। तो धीरे धीरे ही कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे डॉलर को आप पीछे छोड़ें और अपनी करेंसीज के जरिए ट्रेड करने की कोशिश करें।
स्विफ्ट को का जो एक मोनोपोली है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वहाँ से निकलने की कोशिश है, और इसीलिए गोल्ड का भी खरीद सारे दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने बढ़ाया, गोल्ड की खरीद। लेकिन उसमें मसला एक बस ये है कि गोल्ड को आप पेमेंट के तौर पर अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, या दुनिया भर में गोल्ड के जरिए आप पेमेंट नहीं कर सकते। चलिए प्रवीण सर, एक लास्ट सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए डी डॉलराइजेशन में हम लोग जो है सक्सेस पा भी लेते हैं, तो फिर क्या द ग्लोबल ऑर्डर क्या होगा, ग्लोबल पिक्चर क्या होगा, क्या बदलाव होता हुआ दिखेगा? अभी तो जो ये है कि डॉलर से हम पल्ला झाड़ लेंगे, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। इसमें बरसों का वक्त लगेगा, 40-50 साल तक का भी वक्त लग सकता है, क्योंकि आप समझिए कि लगभग 80-90% जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें डॉलर का इस्तेमाल होता है। डॉलर बेसिकली एक कैरियर के तौर पर इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए भी डॉलर का इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो जी। तो अभी आपको डॉलर को वहाँ से हटाना एक आसान काम नहीं है। चीन, भारत और तमाम जो मुल्क हैं, रूस, ये सब मिलके भी लग जाएंगे तो भी लंबा एक वक्त लगेगा डॉलर को वहाँ से निकालने में। और इसीलिए एक और काम हुआ, डॉलर ने भी, चूंकि ये सीबीडीसी के जरिए कोशिश की जा रही है, डॉलर स्टेबल कॉइन के जरिए कोशिश कर रहा है कि जो डॉलर बेस्ड जो स्टेबल कॉइन है उसके जरिए दुनिया भर में ट्रेड को बढ़ाया जाए, जिसमें अंडरलाइंग एसेट क्या होगी, अंडरलाइंग एसेट डॉलर होगी। चलिए सर, अमेरिका ने कानून बनाकर भी जो है स्टेबल कॉइन पर जो है ब्याज देना वो भी रोक दिया था, ये भी एक जो है अपडेट मैं आपको दे देते हूँ। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से जो है समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।